देखिए 7 पॉइंट्स है बोर्ड्स मॉडल के, 7 ही पॉइंट्स है लिमिटेशंस के। मुश्किल नहीं है, आसान है, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ये जो मॉडल है इसने, इन मॉडल ने स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, लेकिन सिर्फ जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या था हीलियम, हीलियम प्लस कर दो, बेरिलियम में क्या कर दो +2 कर दो, बेरिलियम में 4 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 होते हैं, बेरिलियम में 4 होते हैं, +3 कर दो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। लिथियम है, लिथियम में 3 होते हैं, +2 कर दो, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है उसकी ही स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये डिफाइन नहीं कर पाए। ड्रॉबैक बन गया इनका, इनके पॉइंट से इनका ड्रॉबैक बनेगा। हमने पॉइंट बताया था ना, एच स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम था, उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को ये डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, जो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो 2D में करते हैं। ये देखिए हम 2D मूव करा रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन एंड डेट इज वाई डायरेक्शन, ये कहलाता है 2D। लेकिन जब z डायरेक्शन उसमें आती है तो डेट इज कॉल्ड 3D। वो z डायरेक्शन को ये डिफाइन नहीं कर पाए। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है 2D डायरेक्शन में करता है, 2D मूव करता है, लेकिन एक्चुअली मूव क्या करता है 3D करता है, न्यूक्लियस इन 3D स्पेस में करता है, वो ये नहीं बता पाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन्होंने क्या बताया था, इनका जो मॉडल था मोस्टली, देखिए हुआ क्या, जो जैसे जैसे हमने स्टडी की रदरफोर्ड मॉडल को स्टॉप करने के बाद हमने स्टडी की, तो हमने क्या स्टडी करी थी, लाइट की और उसकी पार्टिकल नेचर स्पेशली स्टडी करी। तो इनका जो मॉडल है वो मोस्टली पार्टिकल नेचर पर ही डिपेंड हो गया, उसमें पार्टिकल नेचर को ज़्यादा डिफाइन किया गया। और जबकि जो वेव होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, उसके दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। इन्होंने पार्टिकल नेचर पर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो ये इनका एक ड्रॉबैक बन गया। ठीक, अब जो इन्होंने पार्टिकल नेचर पर फोकस किया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट दी थी, MBR जो एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये जो इन्होंने बताया था कि हर एक एनर्जी लेवल जो होता है ऐसे ही सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा, जहां पर MBR इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2π होगा। वो इसी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए। भाई जस्टिफाई करो ना आप, ये आपने ये बताया, ये कैसे हुआ, जस्टिफाई करो ना। वो जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनका मॉडल पार्टिकल बेस्ड था। और ये बात कहाँ से होगी, वेव मॉडल से होगी। ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव मॉडल से ये बात जस्टिफाई होगी, जो ये नहीं कर पाए। इसको डी ब्रॉगली जस्टिफाई करेंगे आगे। ठीक है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट इस तरह से हुआ। बात क्लियर हुई, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, रीजन ऑफ दिस कि उन्होंने इसको पार्टिकल वे में देखा था। ठीक है, नॉट द वेव फॉर्म में। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और थी, इन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हम एक टाइम पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो और आपको इस पॉइंट पर जाना है, आप चले यहाँ से, ठीक है, तो आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। तो जब आप भाग रहे हो यहाँ, तो एक सेकंड में आप यहाँ हो, दूसरे सेकंड में आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो क्या मैं आपकी उस पर्टिकुलर सेकंड पर अगर मैं वेलोसिटी डिफाइन करूँ तो क्या एग्जैक्ट सिचुएशन डिफाइन कर सकती हूँ? नहीं, आप भाग के तो यहाँ पहुंच जाओगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो एक टाइम पे आप खुद सोचो, इमेजिन करो, वेलोसिटी और सिचुएशन कैसे डिफाइन कर पाओगे? वेलोसिटी तो तब करोगे जब भाग रहे होगे, जब भाग रहे होगे तो स्थिर कहाँ रहोगे? जब स्थिरता ही नहीं है तो वेलोसिटी, स्थिरता ही नहीं है तो वेलोसिटी है। जहाँ वेलोसिटी है, जहाँ वेग है वहां स्थिरता नहीं, जहाँ स्थिर है वहां वेग नहीं है। दोनों दूसरे के अपोजिट है नहीं है। जहाँ सिचुएशन है, सिचुएशन यानी कि फिक्स, आप स्थिर हो गए, वहां वेलोसिटी नहीं होगी, और जहाँ वेलोसिटी है वहां सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे डिफाइन हो सकती है? इन्होंने कहा था दोनों चीजें एक साथ डिफाइन हो सकती है। ठीक है, इन्होंने ये बात क्या कही थी, जो
इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट डिस्टेंस पर होता है न्यूक्लियस के, और उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी होती है। तो आपने दोनों चीजें डेफिनेट डेफिनेट क्यों बोलती, दोनों चीजें एक साथ तो डिफाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने ये बात कही कि दोनों चीजें एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर एक टाइम पर हम वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे तो उस टाइम पर हम सिचुएशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब हम सिचुएशन डिटरमाइन करेंगे तो वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये इनका एक ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, जो इन्होंने पॉइंट्स कहे वही इनके ड्रॉबैक में बनते चले गए। अब एक चीज और थी, इन्होंने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था, वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था कुछ इस तरह से कि जो है एक लाइन स्पेक्ट्रम था। हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बात हमने पढ़ी थी। तो जब एक ये लाइन है, जब उन्होंने इसको स्टडी किया आगे, ये लाइन जो थी, ठीक, ये ऐसी लाइन नहीं थी। उन्होंने अपना जो स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया उससे जो लाइन देखी, दैट इज दिस। ये किसकी थी, नील्स बोर की लाइन थी जो उन्होंने बताई। लेकिन जब बाद में स्टडी की गई तो ये लाइन भी बहुत पतली पतली लाइनों में स्प्लिट हो रही थी। ये लाइन भी बहुत पतली पतली लाइनों में स्प्लिट हो रही थी। इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर यानी कि ये पतली लाइन भी पतली, ये लाइन भी पतली पतली लाइनों में स्प्लिट्स हो गई, फाइन स्ट्रक्चर कहलाए। ये कहा, जब हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर लिया गया, जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में देखा गया तो यहाँ पर ये एक लाइन नहीं थी, ये भी पतली पतली लाइनों में बिखरी हुई थी। वो इस लाइन को डिफाइन नहीं कर पाए, ये उनका ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनका इफेक्ट होता है। एक स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं, स्पेक्ट्रम से जो लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस, इनका इफेक्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। इन दोनों फील्ड्स में देखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में होता है जीमान इफेक्ट। हम इसे एमएम से याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क, के इलेक्ट्रिक स्टार्क, मैग्नेटिक एमएम जीमान। ठीक है, ये इसको डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक, वो क्या चीज होती है, वहां भी कुछ ऐसी होता है। स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे मान लीजिए ये स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, ये फाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, यहां पर क्या हुआ, फिर से स्प्लिटिंग हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग थी। ठीक है, वो इस स्प्लिटिंग को भी नहीं बता पाए, ये कैसे हो रही है स्प्लिटिंग। तो ये इनके ड्रॉबैक्स बनते चले गए। बात क्लियर हो गई। तो होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, नई डिस्कवरीज होती हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, उसके बेस पर जो है हमें पता चलता है कि क्या कमी रह गई है और कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। तो वहीं से लिमिटेशंस बनकर आती हैं। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट सीख लेते हैं। लिमिटेशंस, भाई देखिए एक बात है, कोई भी मॉडल हो, आप किसी एक चीज पर जोर मत दो, दोनों चीज को साथ लेके चलो। केवल वेव नहीं है इलेक्ट्रॉन, केवल पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों चीजें हैं। वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या करा, पार्टिकल नेचर पर ज्यादा जोर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स आए। और उस समय जिस तरह के इक्विपमेंट्स रहे होंगे, उस हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उस हिसाब से हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं। ठीक है, तो हम वो लिखते हैं। लिखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर circular orbits of electrons, according to Bohr, circular orbits of electrons are planar while electrons move around the nucleus in 3D space. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
This model explains the spectrum of species having only one electron, like H atom, helium, lithium plus 2, not for species having multi इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस मॉडल is based on particle nature of electron. It cannot include wave nature of electron as given by de Broglie dual nature principle. ठीक है. इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं. यहीं पर ही आ गया कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. हाँ, चलिए, आपको संकेत मिलते रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है. स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है. ठीक है. चलिए, कितने पॉइंट हो गए भाई? कितना पॉइंट था यहाँ पे? 1 2 लिख लिया. चलिए, ठीक है, सब मिटा दूं. ओके. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट. अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन in an atom is located at definite distance from nucleus and move with definite velocity. But this is against Heisenberg uncertainty principle. यह भी हम आगे पढ़ेंगे. uncertainty principle according to which, लो भाई, अभी पढ़ लो. इसको क्लैरिफाई करने के लिए अभी बता देती हूँ. इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and momentum of subatomic particle like electron. ठीक है. हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि एक साथ पोजीशन ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम mv होता है. mv में ये v जो हो गया, ये इट इज वेलोसिटी. मोमेंटम में एक तरह से हमारा वेलोसिटी भी हो जाता है. ठीक है. इन दोनों को हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते. नो जस्टिफिकेशन was given for the
प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, MV is equal to NH/2 इसका जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाए। क्लियर? 5 पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स और हैं। कहोगे कितना सारा है। दिस मॉडल fails to explain the fine structure of spectral lines. Fine structure इतना ही लिखो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑन जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट का होता है इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर में यहाँ आप एक डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं। फाइन स्ट्रक्चर में जैसे ये है, ये हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है, H स्पेक्ट्रम लाइन। ये हमारा जो हो गया हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसका पूरा लिख लें। और ये जो आ गई हमारी फाइन लाइन्स हो गई पतली पतली। मोटे स्केच से ये बनाना, पतले उस पेन से लिख देना। दैट इज फाइन स्ट्रक्चर, ठीक। ये आप बना सकते हैं 6 पॉइंट में, ठीक। तो ये हो गए बोर्स मॉडल और उसके लिमिटेशंस। अब देखिए बच्चों, मैं आपके सामने वो चीज़ लाई हूँ जिसको आपने समझ लिया और देख लिया, आपको बोर्स मॉडल एकदम याद हो जाएगा। मैंने पूरे बोर्स मॉडल के पॉइंट्स और उसकी लिमिटेशंस को इस पूरे आपके सामने स्क्रीन के आगे रख दिया है। किस तरह से उनके पॉइंट्स से उनकी लिमिटेशंस बनी वो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया है। ये हो गए बोर्स मॉडल के पॉइंट्स जो यहाँ मैंने लिखे हैं, और ये हैं उसकी लिमिटेशंस। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि होता क्या है, बच्चे पढ़ लेते हैं, सब समझ लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, माइंड में रहता नहीं है। प्रॉब्लम होने के साथ ये आती है कि हम पढ़ तो लेते हैं मैम, हम कई बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको रिवाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, हम उसको याद नहीं रख पाते। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ लाई हूँ मैं आपके सामने, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको याद रह सके। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इसको समझा देती हूँ। कुछ नहीं करना है, आप पहले एक न्यूक्लियस बनाइए और उसके चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहीं से हमारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे और पॉइंट्स से हमारी लिमिटेशंस निकल कर आएंगे। पहला मैंने बताया था आपको, मास होता है सेंटर पे, ठीक है, 99% मास होता है, वो न्यूक्लियस हो गया। शॉर्ट में मैंने इसको उस पॉइंट पे लिख दिया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, दैट इज दिस। ये उनकी ऑर्बिट है जिसमें वो घूम रहे हैं विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, फिक्स एनर्जी लेवल होता है KLMN शेल, ठीक है, जो कि फिक्स एनर्जी लेवल शेल हो गया, ठीक। अब जब वो हायर शेल में जाते हैं, लो टू हाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है,
हाई टू लो पे जाते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक, यही जो शेल है इसमें पॉसिबल ऑर्बिट क्या होती है, MBR इक्वल टू NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये मैंने बताया था। 7 पॉइंट क्या था, स्टेबिलिटी के ऊपर था, जो फोर्स इनवर्ड लगेगा वही फोर्स आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, अब इनसे क्या लिमिटेशंस इनकी निकल कर आए, ये देखिए आपका सेकंड पॉइंट ये है ना, विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्होंने क्या बताया था, प्लानर होता है, 2D होता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, ये 3D होता है। ये पहली लिमिटेशन ये हो गई। सेकंड लिमिटेशन इनकी एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, उन्होंने कहा था डेफिनेट डिस्टेंस पे होते हैं और डेफिनेट एनर्जी होती है। 2 मिनट, एनर्जी नहीं है वेलोसिटी है, डेफिनेट डिस्टेंस पे होते हैं और डेफिनेट वेलोसिटी होती है। ठीक, एक पॉइंट पे आप क्या उसकी डिस्टेंस और वेलोसिटी एक साथ मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये किसकी है, अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था तो इससे आपको याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आप 3 पॉइंट आपके इससे रिलेटेड हैं, जो स्पेक्ट्रम उन्होंने बताया था, 3 पॉइंट इससे रिलेटेड है। क्या है, पहला पॉइंट है जो ये वाला है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम वो नहीं दे पाएगी, जो मैंने एक्स लिखा है डेट इज क्रॉस बनाया है यहाँ पे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को वो नहीं डिफाइन कर पाए जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब वो ये नहीं बता पाए कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H स्पेक्ट्रल लाइन मैंने लिखवाया था, जो फाइन स्ट्रक्चर मिलती हैं, एक ये जो आ रही है मोटी सी लाइन, ये जो उससे पतली पतली लाइन्स बन जाती है डेट इज फाइन लाइन्स, वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, एक वो ये चीज़ नहीं बता पाए। ठीक है, और क्या नहीं बता पाए, तीसरा पॉइंट और है इससे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड और इफेक्टिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, तो ये 3 ड्रॉबैक्स हो गए उनके स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। ठीक है, एक वो मैंने बताया था MBR इक्वल टू NH/2π होता है, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि NH/2π कैसे होता है। ठीक है, वो क्यों नहीं जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि उन्होंने इसको पार्टिकल नेचर माना था, और जबकि डी ब्रॉगली के अनुसार ये ड्यूअल नेचर होता है। ठीक, ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ से निकल कर आ गए 6 और 7। तो इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स इसमें आ गए। 7 पॉइंट्स देखिए बोर्स मॉडल के गए हैं और 7 लिमिटेशंस के हैं। अगर आप इसको आप नोट कर लें, लिख लें, तो आपको एक बार में रिवीजन में एग्जाम से पहले याद करने में आसानी रहेगी और ये चीज़ याद भी रहेगी। ठीक है, ये मेरी कोशिश आपको बोर्स मॉडल याद कराने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका और डेवलपमेंट हुआ, हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।